हेलो एवरीवन, वेलकम डीपी कोचिंग क्लासेस। कैसे हो आप सब? उम्मीद है बेटा सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतरीन होंगे और पढ़ाई वगैरह भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 बायोलॉजी का एक बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही रोमांचक चैप्टर, जिसका नाम है एवोल्यूशन। बेटा इस चैप्टर में हम लोग सीखने वाले हैं कि कैसे अर्थ का फॉर्मेशन हुआ और कैसे हम अर्थ पर लाइफ इवॉल्व हुई और कैसे उस छोटी सी लाइफ से आज इतनी एक कॉम्प्लेक्स लाइफ इवॉल्व हुई है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा इसी बहुत ही बेहतरीन और रोमांचक चैप्टर को एक बहुत ही बेहतरीन और रोमांचक सेशन के साथ। तो चलिए सबसे पहले हम सीखने की कोशिश करते हैं बेटा कि एवोल्यूशन क्या है, व्हाट इज एवोल्यूशन। तो सबसे पहले आप छोटी सी हेडिंग लगाएंगे बेटा, एवोल्यूशन। हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि एवोल्यूशन क्या है। पहली बात तो ये एवोल्यूशन जो टर्म है ना, ये किसके द्वारा दी गई थी, पहले ये समझते हैं। एवोल्यूशन टर्म दी गई थी बेटा किसके द्वारा? द टर्म एवोल्यूशन was given by हर्बर्ट स्पेंसर। किसके द्वारा दी गई थी बेटा? ये दी गई थी हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा। किसके द्वारा दी गई भैया? ये दी गई हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा। ठीक है, अब ये एवोल्यूशन वर्ड का मतलब क्या होता है? देखिए, एवोल्यूशन वर्ड की जो ओरिजिन हुई है ना, इस शब्द की जो ओरिजिन हुई है वो हुई है ओरिजिन फ्रॉम लैटिन वर्ड। कहाँ से हुई है? एक लैटिन वर्ड से हुई है। उस लैटिन वर्ड का नाम है इवॉल्वर। कौन सा वर्ड है बेटा? वो इवॉल्वर। इवॉल्वर का मतलब क्या होता है? इट मीन्स टू अनफोल्ड। टू अनफोल्ड का मतलब है कि बेटा कुछ छुपे हुए राज हैं, जो छुपे हुए हिडन पोटेंशियल्स हैं, उनको क्या करना? रिवील करना, यानी दुनिया के सामने लाना। जो छुपे हुए राज हैं ना, उनको दुनिया के सामने लाना। ठीक है, तो जो लाइफ के छुपे हुए राज हैं कि ना, ये लाइफ कैसे इवॉल्व हुई, धरती पर इतने बड़े बड़े ऑर्गेनिजम्स कैसे बने, ये सब, इन सब के जो छुपे हुए राज हैं ना, उनको दुनिया के सामने लाना। ठीक है, तो इसका संबंध आप ऐसे जोड़ सकते हो। तो इसका मतलब क्या होता है? टू अनफोल्ड। टू अनफोल्ड का मतलब क्या है? टू रिवील हिडन पोटेंशियलिटीज। हिडन पोटेंशियल्स, देखो हिडन पोटेंशियल का मतलब क्या होता है कि किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर ग्रोथ और डेवलपमेंट करने की जो क्षमता होती है ना, उसको हम क्या करें बेटा? उसको हम हिडन पोटेंशियलिटीज कह रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एबिलिटी टू ग्रो एंड एबिलिटी टू ग्रोथ एंड एबिलिटी फॉर, लिख लो, एबिलिटी फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की एबिलिटीज़ हैं, उनको रिवील करना, यानी उनको दुनिया के सामने लाना, यही क्या है? इसका मतलब है बेटा इवॉल्वर का। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा एक सिंपल टर्म में, बात करते हैं हम लोग एक सिंपल टर्म में कि एवोल्यूशन क्या है। तो देखो, एवोल्यूशन को समझने के लिए सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि देखो हम लोगों में क्या होता है कि हम लोग कैसे आए इस दुनिया में? अपने पेरेंट्स के द्वारा आए हैं। ठीक है, तो हमारी उत्पत्ति कैसे हुई? हमारे पेरेंट्स से हुई है, हमारे मम्मी पापा से हुई होगी। ठीक है, तो हमारी जो उत्पत्ति हुई है हमारे मम्मी पापा से, तो हमको तो उनके जैसा होना चाहिए था, लेकिन हम लोग क्या होते हैं? उनसे थोड़ा सा अलग होते हैं। हम लोग किसकी जनरेशन है? अपने मदर एंड फादर की जनरेशन है, उनकी जनरेशन है, लेकिन बेटा उनसे क्या है? थोड़ा सा डिफरेंट है। हमारी जो जनरेशन आएगी वो हमसे थोड़ा डिफरेंट होगी। यानी देखो यहाँ पर क्या पैदा है बेटा? क्या पैदा हो रही हैं? वेरिएशंस। मेरी बात समझने की कोशिश करो। देखो, एक पेरेंट जनरेशन है, इस पेरेंट जनरेशन से जो F1 जनरेशन आएगी, जो पहली जनरेशन आएगी, वो क्या होगी बेटा? अपने पेरेंट्स से थोड़ा अलग होगी, यानी उनमें क्या होगा? वेरिएशन होगा। ठीक है, जैसे हम लोग हैं, हम लोग की जो जनरेशन आएगी वो हमसे अलग होगी, उनकी जो जनरेशन आएगी वो और अलग होगी, हम लोगों से तो और अलग होगी, लेकिन अपने पेरेंट्स से क्या होगी? थोड़ा सा डिफरेंट होगी। मेरी बात समझो। देखो अभी मैं हूँ, मेरी जो जनरेशन आएगी वो मुझसे क्या होगी? अलग होगी, लेकिन मेरी जनरेशन की जो जनरेशन आएगी वो मुझसे क्या होगी? वो मुझसे और ज़्यादा अलग होगी, लेकिन वो थोड़ा सा डिफरेंट होगी। किससे? अपने पेरेंट्स से। ठीक है, तो बात समझने की कोशिश करो। जैसे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन आती है तो उसमें कुछ वेरिएशंस होते हैं, ऐसे ही मान लो मेरे बाद जो 10वीं जनरेशन आएगी वो मुझसे तो एकदम अलग होगी ना, बिल्कुल अलग होगी। और मेरे बाद जो मान लो 10,000वीं जनरेशन आएगी आज से 1000 साल बाद, 10,000वीं या 20,000वीं जनरेशन आएगी आज से हज़ारों साल बाद, वो क्या होगी? वो तो मुझसे डिफरेंट होगी ना,
वो मुझसे एकदम डिफरेंट होगी। तो ये जो छोटे छोटे देखो, एक जनरेशन से जब दूसरी जनरेशन आती है ना तो कुछ वेरिएशन पैदा होता है। तो जैसे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन आती है, कुछ वेरिएशन पैदा होता है, दूसरी से तीसरी आएगी, थोड़ा और वेरिएशन होगा, तीसरी से चौथी आएगी, थोड़ा और वेरिएशन होगा। जैसे जनरेशन बाय जनरेशन आती जाएगी वैसे वेरिएशंस क्या होती जाएंगी बेटा, ज़्यादा होती जाएंगी। तो धीरे धीरे हज़ारों जनरेशन बाद ये छोटी छोटी वेरिएशंस इकट्ठा होकर एक बड़ा चेंज ले आ देती हैं, और जो बड़ा चेंज ले आ देती हैं ना, हो सकता है कि इस जनरेशन से उन्होंने क्या कर दिया, एक नया ऑर्गेनिज्म इवॉल्व कर दिया। ठीक है, तो मेरी बात समझने की कोशिश करो। सबसे छोटी बात कि इवोल्यूशन क्या है। इवोल्यूशन क्या है बेटा, डिसेंडेंट विथ मॉडिफिकेशन, यानी नई जनरेशन में क्या आना, कुछ चेंज का आना ही क्या है, इवोल्यूशन है। भाई देखो, मेरी जनरेशन जो आ रही है वो मुझसे थोड़ा सा अलग है, उसकी जनरेशन जो आएगी वो उससे अलग होगी, उसकी जनरेशन जो आएगी उससे अलग होगी। ऐसे करते हुए हज़ारों जनरेशन बाद ये जो छोटे छोटे वेरिएशंस है ना, ये इकट्ठा होकर एक बड़ी वेरिएशन का रीज़न बन जाएंगी। हो सकता है एक नई स्पीसीज का फॉर्मेशन कर दें। ठीक है, एक नए प्रकार के ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट कर दें। पॉसिबिलिटीज़ है, बिल्कुल है। ठीक है, तो सिंपल वर्ड में, इन सिंपल वर्ड, व्हाट इज एवोल्यूशन इन सिंपल वर्ड, एकदम सिंपल वर्ड में अगर एवोल्यूशन को डिफाइन करना होगा तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे बेटा डिसेंडेंट विथ मॉडिफिकेशन। ठीक है, एक मिनट बेटा चेक करने दो, उस साइड में बराबर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ठीक है, हाँ दिख रहा है। देखिए कि एक जनरेशन के बाद जो दूसरी जनरेशन आ रही है उसमें कुछ मॉडिफिकेशन है, यानी उसमें कुछ चेंज है, उसी को हम क्या कह रहे हैं, उसको हम सिंपली वर्ड में एवोल्यूशन कह रहे हैं। भाई वही धीरे धीरे वही वेरिएशन इकट्ठा होकर एक बड़ी वेरिएशन बन जाएगी और एक नया ऑर्गेनिज्म इवॉल्व कर देगी, एक नए ऑर्गेनिज्म का विकास कर देगी। वही तो एवोल्यूशन है भाई, कि एक मुझसे छोटी छोटी वेरिएशन आती जा रही है मेरी जनरेशन में, वही वेरिएशन इकट्ठा होकर क्या कर दें, एक नए ऑर्गेनिज्म का, मुझसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म का निर्माण कर दें। उसी को हम क्या कर रहे हैं, एवोल्यूशन कह रहे हैं। अभी एग्जांपल्स हम लोग समझते हैं। पहले आप एक सिंपल वर्ड में समझ लीजिए कि एवोल्यूशन क्या है। डिसेंडेंट विथ मॉडिफिकेशन इज नोन एज एवोल्यूशन। या फिर एक बात और कह सकते हो बेटा, एक जनरेशन के बाद जब दूसरी जनरेशन आती है ना, तो इसका मतलब हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, कॉन्टिन्यूटी ऑफ लाइफ है। ठीक है, मेरा डीएनए मेरी जनरेशन में जा रहा है, उसका डीएनए उसकी और जनरेशन में जाएगा, ऐसे डीएनए जनरेशन बाय जनरेशन ट्रेवल करते जा रहा है, यानी कॉन्टिन्यूटी ऑफ क्या है, यहाँ पर लाइफ है। ठीक है, तो यहाँ पर एक और लिख सकते हैं बेटा, कॉन्टिन्यूटी ऑफ लाइफ विथ कांस्टेंट मॉडिफिकेशन। इसका मतलब समझो बेटा, इसका मतलब समझो क्या है। इसका मतलब कि मान लो एक जनरेशन है, ए है और बी है, इनसे एक आया ऑर्गेनिज्म सी की शादी हुई डी से, इनसे एक ऑर्गेनिज्म आया ई की शादी हुई एफ से, इनसे एक ऑर्गेनिज्म आया जी की शादी हुई एच से, यहाँ पर ऑर्गेनिज्म आया आई की शादी हुई जे से, फिर यहाँ पर आया के की शादी हुई यल से, फिर यहाँ पर आया यम। अब देखो ये जो नए नए ऑर्गेनिज्म बन रहे हैं, ठीक है, अब यहाँ पर क्या आ रहा है बेटा, देख यहाँ से ए से जब सी बना होगा ना, तो यहाँ पर भी कुछ मॉडिफिकेशन आया होगा, कुछ चेंज आया होगा, जो ए को सी से क्या कर, जो सी को ए से क्या करता होगा बेटा, अलग करता होगा। यहाँ पर कुछ आया क्या, मॉडिफिकेशन, यहाँ पर भी कुछ क्या आया, मॉडिफिकेशन आया, यहाँ पर भी कुछ क्या आया, मॉडिफिकेशन, यानी थोड़ा थोड़ा क्या आता जा रहा है, वेरिएशन। मॉडिफिकेशन यानी यहाँ पर कुछ वेरिएशन आते जा रहे हैं बेटा, यहाँ पर भी वेरिएशन, यहाँ भी वेरिएशन, यहाँ भी वेरिएशन, यहाँ भी वेरिएशन, यहाँ भी वेरिएशन। अब देखो ये कौन से जनरेशन है बेटा, देखो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स। अब इस जनरेशन को अगर कहो कि वो है तो किसकी जनरेशन, ये एक ही है, ए से सी आया, सी से ई आया, ई से जी आया, जी से आई आया, आई से के आया, के से यम आया है। अब आप पूछो कि क्या यम और ए के बीच में बहुत ज़्यादा सिमिलरिटीज़ होंगी, नहीं होंगी भाई, ये छोटी छोटी वेरिएशन यहाँ तक आते हैं तो थोड़ा बड़ी हो गई हैं। ठीक है, ऐसे ही बेटा अगर 10-20 हज़ार जनरेशन बाद अगर चले जाएं, 10-20 हज़ार जनरेशन चले जाएं, तो ये छोटी छोटी वेरिएशन इकट्ठा होकर बड़ी वेरिएशन बन जाएंगी। हो सकता है कि इससे जब ये छोटी छोटी वेरिएशन जिस बड़े ऑर्गेनिज्म में होंगी ना, जिस ऑर्गेनिज्म में होंगी, वो बड़ा ऑर्गेनिज्म इस वाले से हो सकता है ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो। बात समझ रहे हो, ये जो छोटी छोटी मॉडिफिकेशन कॉन्टिन्यूअस मॉडिफिकेशन है। कॉन्टिन्यूअस क्या आ रहा है बेटा, कॉन्टिन्यूअस कांस्टेंट मॉडिफिकेशन है, लगातार ये क्या है, मॉडिफिकेशन है, और ये मॉडिफिकेशन जनरेशन बाय जनरेशन क्या होती जा रही हैं, आगे बढ़ती जा रही हैं। ठीक है, इसको आप क्या कह रहे हो बेटा, इसको ही आप एवोल्यूशन कह रहे हो। ठीक है, अब एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो यहाँ पर एक पॉपुलेशन है किसकी, यहाँ पर मान लो गोड्स या फिर डॉग्स की पॉपुलेशन है। ये छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स बना रहे हैं, यहाँ पर एक पॉपुलेशन है,
यहाँ पर क्या है बेटा, एक पॉपुलेशन है। ये पॉपुलेशन किसकी है, ये पॉपुलेशन ऑफ डॉग्स या फिर पॉपुलेशन ऑफ गोट्स कह दो, पॉपुलेशन ऑफ गोट्स है। अच्छा, इतने सारे बकरियों को बनाना तो आसान नहीं है, तो एक ये छोटा सा गोला बना रखा है ना, उसको आप एक बकरी समझिएगा। तो ये क्या है, ये बेटा गोट्स की पॉपुलेशन है। तो एक पॉपुलेशन में ऑर्गेनिज्म क्या करता है, जनन करता है, आपस में वो लोग क्या करेंगे, मेटिंग करेंगे, मेटिंग से जनन करेंगे। तो इनकी क्या आती जाएगी बेटा, एक जनरेशन के बाद दूसरी, तीसरी, चौथी, ऐसे इसमें जनरेशन बाई जनरेशन कई सारी पीढ़ियाँ आती जा रही होंगी। लेकिन हर पीढ़ी में कुछ ना कुछ क्या हो रहा होगा, छोटा छोटा चेंज आ रहा होगा। अब मान लो इन गोट्स में कुछ जेनेटिक चेंज आ गया, ठीक है, कुछ क्या आ गया, जेनेटिक चेंज, यानी ऐसा चेंज जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। और ये जेनेटिक चेंज किसकी वजह से आया, ये चेंज आया म्यूटेशन की वजह से। अच्छा, ये जेनेटिक चेंज आने के कारण ये जो गोट्स थी ना, इनमें थोड़ा सा चेंज हो गया और एक नए तरीके का ऑर्गेनिज्म बन गया। क्या बन गया बेटा, एक नए तरीके का ऑर्गेनिज्म बन गया। इसकी बहुत सारी पीढ़ियाँ आती गई और पीढ़ी दर पीढ़ी उसमें कुछ चेंज आता गया, और पीढ़ी दर पीढ़ी चेंज आते आते एक ऐसी ऑर्गेनिजम्स का डेवलपमेंट हो गया, यानी जो वेरिएशन इकट्ठा हो रहे। देखो, एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी आती है, दूसरी के बाद तीसरी आती है, ऐसे आते आते बेटा छोटी छोटी वेरिएशंस होते होते एक दिन वही वेरिएशन बड़ा रूप ले लेती है। तो इस बकरियों की पीढ़ी में छोटी छोटी वेरिएशंस आ रही होंगी, और वो छोटी छोटी वेरिएशंस क्या होंगी, एक दिन उन्होंने बड़ा रूप लिया और अपने से ज़्यादा एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म का निर्माण कर दिया। जैसे देखो, ये गोट्स थी और यहाँ पर इन्होंने क्या किया, एक नए तरीके की स्पीसीज़ को जन्म दिया। ये एक ऐसी स्पीसीज हैं, स्पीसीज विथ लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग लेग्स। ये ऐसी स्पीसीज हैं जिनके पैर थोड़ा सा लंबे थे एंड स्ट्रॉन्ग थे, ठीक है। ये कैसे थे बेटा, लंबे थे एंड स्ट्रॉन्ग थे, ठीक है। अब क्या होता गया, इन जनरेशन में भी क्या होगा बेटा, इन जनरेशन में भी रिप्रोडक्शन होगा, इन जीवों के अंदर भी क्या होगा, रिप्रोडक्शन होगा। एक नई तरीके की स्पीसीज बनी जिसके पैर लंबे थे और कैसे थे, स्ट्रॉन्ग थे, विच हेल्प हिम इन फास्ट रनिंग, जो उनको तेज दौड़ने में मदद करते थे, ठीक है। अब इन तेज दौड़ने वाले जीवों के बीच में भी जनन हो रहा होगा, उनकी जनरेशन में भी छोटी छोटी वेरिएशंस आ रही होगी, उनकी वेरिएशंस भी धीरे धीरे कई जनरेशन बाद इकट्ठा होकर एक नया चेंज ला दी होगी और एक और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म। देखो, ये गोट से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स थे, यानी इनसे ज़्यादा जटिल थे। अब इनसे भी ज़्यादा जटिल ऑर्गेनिजम्स का विकास हो गया जब इनके अंदर छोटी छोटी वेरिएशन इकट्ठा होकर एक बड़ा रूप ले ली तब, यानी इनके अंदर भी क्या आ गया, कुछ जेनेटिक चेंज आ गया, इनके अंदर भी आया जेनेटिक चेंज। और उन जेनेटिक चेंज का रीज़न क्या था, म्यूटेशन, यानी हर जनरेशन में क्या होती गई, थोड़ी थोड़ी सी चेंज आती गई, यानी म्यूटेशन होती गई, ठीक है। म्यूटेशन क्या होती है कि डीएनए में थोड़ा सा चेंज हो जाना क्या कहलाता है, म्यूटेशन कहलाता है, ठीक है। चेंज इन एनी सीक्वेंस ऑफ डीएनए इज कॉल्ड म्यूटेशन। अब देखो, इन जीवों में म्यूटेशन होती गई और थोड़ी थोड़ी म्यूटेशन हर जनरेशन, देखो एक जनरेशन से दूसरी आती थी, यहाँ पर थोड़ी सी म्यूटेशन, दूसरी के बाद तीसरी आती, थोड़ी और म्यूटेशन, तीसरी के बाद चौथी आती, थोड़ी और म्यूटेशन। तो ये छोटी छोटी म्यूटेशन जब एक बड़ा रूप ले लेती है ना, तो एक नया कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म का विकास कर देती है। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर एक लॉन्ग स्ट्रॉन्ग लेग्स वाले ऑर्गेनिज्म का विकास हुआ था। फिर इससे क्या हुआ, इससे ऐसे ऑर्गेनिजम्स का विकास हुआ जिनके पास हॉर्न थे। हॉर्न मतलब सींग थे, कहाँ पर, इनके सिर पर, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग लेग्स वाले तो थे ही, इनके पास क्या था, स्ट्रॉन्ग लेग्स तो बेटा पहले से हैं, ठीक है। उसके साथ साथ में इनके पास लॉन्ग लेग्स भी क्या हैं बेटा, पहले से हैं। साथ साथ में एक नई चीज़ जो ऐड हुई वो क्या हुई बेटा, हॉर्न्स ऑन हेड एंड डियर लाइक ऑर्गेनिज्म डेवलप, और एक डियर के जैसा ऑर्गेनिज्म डेवलप हो गया। अब देखो हो क्या रहा है, मेरी बात समझने की कोशिश करो, यहाँ से यहाँ तक मैंने जो समझाया उसको समझने की कोशिश करो। यहाँ पर क्या थी, गोट्स की पॉपुलेशन थी, उनकी एक पीढ़ी से जब दूसरी पीढ़ी आई होगी तो वहाँ पर कुछ मॉडिफिकेशन आया, यानी कुछ वेरिएशन आया, यानी कुछ म्यूटेशन आया, ठीक है। यानी उनके डीएनए में कोई चेंज आया जिसके कारण म्यूटेशन पैदा हुई, जिसके कारण ये थोड़ा सा अलग हो गया किससे, अपने पेरेंट्स से। फिर इसकी जब जनरेशन आई थोड़ा और म्यूटेशन आया, उसकी जब जनरेशन आई थोड़ा और म्यूटेशन आया। तो जैसे जैसे जनरेशन आगे बढ़ती गई ना, छोटे छोटे म्यूटेशन आते गए, और वो म्यूटेशन जब एक बड़ा रूप ले लेते हैं ना, तो क्या करते हैं, एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म का निर्माण कर देते हैं। तो जो पहले एक सिंपल था उसमें म्यूटेशन आते आते वो म्यूटेशन जब बड़ी
खो जाती है, यानी बहुत सारी जब छोटी छोटी म्यूटेशन इकट्ठा होकर एक बड़ा रूप ले लेती है ना, तो एक नए ऑर्गेनिज्म का विकास कर दिया इसने, और क्या बन गए, लॉन्ग और स्ट्रॉन्ग लेग वाले ऑर्गेनिज्म बन गए, जो फास्ट रनर थे यानी तेज दौड़ सकते थे। उसके बाद जब इन जीवों में भी क्या चल रहा होगा बेटा, इन जीवों में भी तो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस चल रही होगी, और इस रिप्रोडक्शन की प्रोसेस के थ्रू इनमें भी क्या आती गई, वेरिएशन आती गई, यानी म्यूटेशन आती गई, और वो म्यूटेशन भी छोटी छोटी म्यूटेशन कई जनरेशन बाद जब इकट्ठा हो गई तो उसने क्या किया, एक और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म का विकास कर दिया, और वो क्या था, वो ऐसा ऑर्गेनिज्म था जिसके सिर पर सींग थे और एक डियर लाइक ऑर्गेनिज्म था। तो कहने का मतलब क्या है बेटा, कहने का मतलब ये पीढ़ी दर पीढ़ी जो म्यूटेशन हो रही है, ये म्यूटेशन आगे जाके एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करती है। पीढ़ी दर पीढ़ी जो लगातार इसमें चेंज आ रहा है, देखो ध्यान से सुनो, किसी ऑर्गेनिज्म में पीढ़ी दर पीढ़ी जो लगातार म्यूटेशंस हो रही हैं या जो लगातार चेंज आ रहा है, यानी जो कंटिन्यूअस चेंज आ रहा है ना, वो क्या कर रहा है, आगे जाके एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बना रहा है। ठीक है, बात समझ आ रही है बेटा, बात समझ आ रही है। तो एवोल्यूशन को इस टर्म में अगर डिफाइन करना हुआ तो एवोल्यूशन की एक और स्टैंडर्ड डेफिनेशन हम लोग लिख सकते हैं। एवोल्यूशन की एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं वो समझो, वो देखो बेटा क्या है। एवोल्यूशन क्या है, एक तरीके की प्रोसेस है। तो क्या है बेटा, द प्रोसेस ऑफ ग्रेजुअल चेंज इन एन ऑर्गेनिज्म to form more complex organism over a period of time is called एवोल्यूशन। ठीक है, एवोल्यूशन क्या है, एक ग्रेजुअल चेंज की प्रोसेस है किसी ऑर्गेनिज्म में। इस ऑर्गेनिज्म में लगातार कुछ चेंज आते गए, क्या करने के लिए बेटा, लगातार समय के साथ, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एक समय के अनुसार इसमें लगातार क्या आते गए, चेंज आते गए, क्या करने के लिए, एक मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म का विकास करने के लिए। इसमें लगातार चेंज आते गए, ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म का विकास हो गया, और इसमें फिर से ग्रेजुअल चेंज आते गए, टाइम के साथ साथ, जनरेशन बाय जनरेशन टाइम के साथ आते गए। इन्होंने भी फिर से क्या किया, एक नए ऑर्गेनिज्म का विकास कर दिया। यही प्रोसेस क्या है बेटा, यही प्रोसेस हमारी एवोल्यूशन है। ठीक है, बात समझ आई बेटा। अब हम लोग एवोल्यूशन यानी जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है उसको कवर अप कर चुके हैं। इसका स्क्रीनशॉट करना है बेटा, आप फटाक से स्क्रीनशॉट करेंगे। देन हम लोग चलेंगे अपने पहले टॉपिक पर, और पहले टॉपिक है इस चैप्टर का ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। हम लोग ये देखेंगे कि यूनिवर्स की उत्पत्ति कैसे हुई, हाउ यूनिवर्स इज ओरिजिनेटेड। ठीक है, तो इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं बस कुछ सेकंड बाद। आप इसका फटाक से स्क्रीनशॉट करेंगे, देन हम लोग आगे बढ़ेंगे। बेटा एक यहाँ वर्ड अगर ऐड करना है तो ऐड कर लेना, ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि ये एक ऐसी प्रोसेस है जो केवल एक छोटे समय में नहीं होती, लंबे समय में होती है। तो इस लंबे समय के कारण इसमें एक छोटी सी बात और ऐड कर सकते हो कि ये जो प्रोसेस है एवोल्यूशन की, क्या ये बहुत तेज हो रही है। इस गोट जैसे ऑर्गेनिज्म से क्या ये लॉन्ग लेग्स और स्ट्रॉन्ग लेग वाले ऑर्गेनिज्म बहुत जल्दी आ गए होंगे, हजारों साल लगा होगा ना भाई इनको। तो ये क्या है बेटा, इवोल्यूशन इज़ वेरी स्लो प्रोसेस। एवोल्यूशन इज़ वेरी स्लो प्रोसेस, ये भी तो लिख सकते हो। ठीक है, और क्या लिख सकते हो बेटा इसमें, एवोल्यूशन तो एक स्लो प्रोसेस है, लेकिन हर जनरेशन में थोड़ी थोड़ी म्यूटेशन आ रही है ना, यानी हर जनरेशन में थोड़ा थोड़ा एवोल्यूशन हो रहा है। ठीक है, जैसे जैसे एवोल्यूशन थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करते हुए बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो क्या करेगा, एक बहुत तगड़ा चेंज ले आ देगा, एक मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बना देगा। ठीक है, तो हर जनरेशन में थोड़ा थोड़ा एवोल्यूशन हो रहा है ना, यानी एवोल्यूशन क्या है बेटा, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। वेरिएशन लगातार पैदा हो रही हैं, म्यूटेशन लगातार पैदा हो रहा है, तो इसका मतलब एवोल्यूशन भी क्या है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो यहाँ पर एक छोटी सी बात और लिख सकते हैं, एवोल्यूशन इज कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, स्लो है बट कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। एवोल्यूशन इज कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। ठीक है, ये वाली बात है बेटा, इसको आप क्या करेंगे, इसको आप अच्छे से नोट करेंगे अपने नोट्स में, और नोट्स प्रॉपर बनाते रहिए। रिवीजन का उससे अच्छा कोई ऑप्शन नहीं हो सकता। और हाँ, इस कॉन्सेप्ट पर बेस जब हम लोग एमसीक्यू करेंगे ना, तो इसका रिवीजन बहुत आसानी से हो जाएगा। पहले हम थ्योरेटिकल पार्ट यानी पूरा चैप्टर आराम से कवर करते हैं, फिर एमसीक्यू देखेंगे। ठीक है, उससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट करिए बेटा, फिर चलते हैं हम लोग ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स पर। करिए जल्दी से।
चलिए बेटा इसको रफ करते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने पहले टॉपिक पर, द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। हम लोग कहाँ चलते हैं बेटा? हम लोग चलते हैं द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स टॉपिक पर। ठीक, कि यूनिवर्स की ओरिजिन कैसे हुई। ठीक, देखो सबसे पहले क्या था बेटा? सबसे पहले हम लोग चल रहे हैं किसके अकॉर्डिंग? हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा किसके अकॉर्डिंग? एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो चलते हैं हमारी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। सबसे पहले क्या था बेटा? सबसे पहले एक स्मॉल बॉल था। क्या है ये? एक स्मॉल बॉल है। ये क्या है बेटा? एक स्मॉल बॉल था जो कैसा था बेटा? जो हॉट डेंस मटेरियल का बना हुआ था। ठीक है, किसका बना हुआ था बेटा? मेड अप ऑफ हॉट डेंस मटेरियल। ठीक है, और ये मटेरियल कैसा था? ये मटेरियल बेटा अनइमेजिनेबल है। साइंटिस्ट को मानते हैं ये अनइमेजिनेबल, मतलब ये ऐसा मटेरियल है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, इसका इमेजिनेशन भी नहीं किया जा सकता। तो क्या लिखेंगे बेटा? दिस मटेरियल इज अनइमेजिनेबल। ये मटेरियल क्या है बेटा? अनइमेजिनेबल है। तो देखिए हुआ क्या बेटा? हुआ क्या कि इस अनइमेजिनेबल मटेरियल से ही क्या हुआ है? एक यूनिवर्स बना है। तो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स को एक्सप्लेन करने के लिए, टू एक्सप्लेन ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, एक साइंटिस्ट थे जिनको नाम था एबे लेमात्रे। जिनका नाम क्या था बेटा? एबे लेमात्रे। इन्होंने एक थ्योरी दी। इन्होंने क्या दी बेटा? एबे लेमात्रे गेव अ थ्योरी इन 1931। इन 1931। ठीक है, इस 1931 की थ्योरी को जो किसने दी थी? एबे लेमात्रे ने दी थी। इस थ्योरी को नाम दिया गया बेटा बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी। ठीक है, अब ये बिग बैंग थ्योरी क्या थी? ठीक है, ये बिग बैंग थ्योरी ने क्या कहा? पहले आप ये समझ लीजिए कि ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स को एक्सप्लेन करने के लिए अबे लेमात्रे ने थ्योरी दी 1931 में। उस थ्योरी का नाम क्या था? बिग बैंग थ्योरी था। ठीक है, ये थ्योरी क्या कहती है आप ये समझिए। सबसे पहले इन्होंने कहा कि हम क्या था? एक स्मॉल बॉल था जो किसका बना हुआ था? हॉट डेंस मटेरियल का बना हुआ था, और एक ऐसे मटेरियल का जो अनइमेजिनेबल है। जो कैसा है बेटा? अनइमेजिनेबल है। फिर इसमें क्या हुआ? इसमें क्या हुआ? इसमें हुआ बेटा थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ। ठीक है, ये टॉपिक बेटा थोड़ा सा ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट्स को रिलेट करता हुआ है। थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करिएगा कि सबसे पहले क्या था? एक अनइमेजिनेबल मैटर से बने हुए एक हॉट और डेंस बॉल, स्मॉल बॉल था, जिसमें क्या हुआ? जिसमें एक्सप्लोजन हुआ। कौन सा? थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ। इस थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन जब हुआ तो इसके कारण क्या हुआ बेटा? टेम्परेचर बहुत हाई हो गया। इसके कारण क्या हुआ बेटा? टेम्परेचर हाई हुआ। ठीक है, और क्या हुआ बेटा? और एक बहुत बड़ा साउंड प्रोड्यूस हुआ। देखो इसको क्या कहते हैं बेटा? बिग बैंग क्यों कहते हैं? बिग मतलब एक बड़ा एक्सप्लोजन हुआ। ठीक है, बड़ा एक्सप्लोजन हुआ, और बड़ा एक्सप्लोजन होगा तो बैंग के साथ हुआ। बैंग का मतलब होता है बेटा लाउड। ठीक है, लाउड साउंड मतलब बहुत ज़्यादा आवाज़ के साथ हुआ। ठीक है, बहुत ज़्यादा आवाज़ के साथ एक एक्सप्लोजन हुआ, थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन। जिसके कारण क्या हुआ? जिसके कारण ये स्मॉल बॉल के अंदर जो मटेरियल था ना वो एक्सपैंड कर गया, यानी वो फैल गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ बेटा? यहाँ पर इस बॉल के अंदर जो मटेरियल था वो क्या हुआ? फैल गया। ठीक है, वो क्या हुआ बेटा? वो फैल गया।
ठीक, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि ड्यू टू थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन, ड्यू टू थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन material present in small ball spread in all directions, यानी सभी दिशाओं में इसके अंदर का जो मटेरियल था बेटा वो क्या हुआ, फैल गया। जब सभी दिशाओं में इसके अंदर का मटेरियल फैल गया तब क्या हुआ बेटा, तब क्या हुआ, हमने कहा कि यूनिवर्स क्या कर रहा है बेटा, एक्सपैंड कर रहा है। तो वी से यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग, यूनिवर्स क्या कर रहा है बेटा, एक्सपैंड कर रहा है। और एनसीईआरटी कहती है कि जब यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है तो इससे क्या हुआ बेटा, इससे हुआ टेम्परेचर गोज डाउन, यानी टेम्परेचर स्लोइंग डाउन, यानी क्या हो रहा था, टेम्परेचर धीरे धीरे क्या हो रहा था बेटा, कम हो रहा था। अच्छा, जब ये स्मॉल बॉल के अंदर जो हॉट डेंस मटेरियल का बना हुआ था, जो अनइमेजिनेबल मटेरियल था, उसमें थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ। कैसा एक्सप्लोजन हुआ बेटा, थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ। तो क्या हुआ, एक लाउड साउंड के साथ एक्सप्लोजन हुआ, तो जिसके कारण इसके अंदर का मटेरियल जो था ना वो सभी डायरेक्शन में फैल गया। सभी डायरेक्शन में फैलने के कारण जो अभी तक यूनिवर्स एक छोटी जगह में था ना वो अब इतनी बड़ी जगह में एक्सपैंड कर गया। अब इसके अंदर क्या थे, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स थे। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन थे। क्या थे बेटा, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स थे। अब क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स फ्यूज़ होना चालू हुए जैसे जैसे टेम्परेचर डाउन होता गया। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड neutrons are starting to fuse together, यानी उन्होंने एक दूसरे से क्या करना स्टार्ट किया बेटा, फ्यूज़ करना स्टार्ट किया। किसने, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स ने। जैसा आपको पता होगा, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि एटम किसका बना होता है बेटा, वो बना होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स ने क्या किया, फ्यूज़ करना स्टार्ट किया। और आफ्टर फ्यूज़न क्या हुआ होगा बेटा, आफ्टर फ्यूज़न क्या हुआ, आफ्टर फ्यूज़न क्या हुआ, इसके फ्यूज़न के रिजल्ट में क्या आया, आफ्टर फ्यूज़न क्या हुआ, आफ्टर या फिर एज अ रिजल्ट ऑफ फ्यूज़न, एज अ रिजल्ट ऑफ फ्यूज़न, फ्यूज़न के कारण क्या हुआ बेटा, एज अ रिजल्ट ऑफ फ्यूज़न गैसेस, या फिर ऐसे लिखते हैं बेटा, आफ्टर रिजल्ट ऑफ फ्यूज़न हाइड्रोजन एंड हीलियम गैसेस क्लाउड्स आर फॉर्म्ड। क्या बन गए बेटा, हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसों के क्या बन गए, क्लाउड बन गए। अब देख बेटा यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर क्या हुआ कि ये यूनिवर्स जो था इसके अंदर क्या बन गए, गैसियस क्लाउड्स बन गए। ये क्या है, एक यूनिवर्स है। आप ये मान के चलो बेटा, क्या है ये, एक यूनिवर्स है। कैसा है बेटा, एक्सपैंड कर रहा है। अच्छा, एक्सपैंड कर रहा है, थोड़ा सा बड़ा ही बना लेते हैं, ठीक है। नहीं आपको भी बुरा लगेगा, नहीं सर तो छोटा बना रहे हैं और कह रहे हैं कि यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है, तो बड़ा बनाना चाहिए ना। इससे क्या बनाया हमने, बड़ा बनाया। और इसमें क्या थी, ये यूनिवर्स था, ये पूरा क्या था बेटा, ये यूनिवर्स था। और इसमें किसके क्लाउड थे, इसमें हाइड्रोजन और हीलियम गैस के क्लाउड थे, ठीक है। ये इसमें क्या थे, इसमें हाइड्रोजन, ये क्लाउड्स हैं किसके बेटा, ये क्लाउड्स हैं हाइड्रोजन गैस के। और इसके साथ साथ में क्या थे, इसके साथ साथ में हीलियम गैस के क्लाउड थे। ये सब क्या है बेटा, लाइट वेट गैसेस हैं, बहुत हल्की गैसेस होती हैं, ठीक है। ये क्या है बेटा, ये क्या है, ये क्या है, क्लाउड्स ऑफ हीलियम गैसेस। ब्लू वाले क्या है बेटा, क्लाउड्स ऑफ हाइड्रोजन गैसेस।
इनको क्या मान लेते हैं, इनको मान लेते हैं ये क्या हैं, ये हैं क्लाउड्स ऑफ हाइड्रोजन गैसेस। एक हीलियम के गैसेस हैं और हाइड्रोजन के गैसेस हैं। अब इनके साथ क्या हुआ बेटा, अब इनके साथ क्या हुआ, जैसे जैसे देखो बेटा, जैसे जैसे क्या हो रहा था, यूनिवर्स का एक्सपेंशन हो रहा था ना, टेम्परेचर क्या हो रहा था, टेम्परेचर डाउन हो रहा था, टेम्परेचर क्या हो रहा था, कम हो रहा था। तो टेम्परेचर कम होने की वजह से क्या हुआ बेटा, ये जो गैस के क्लाउड्स बने हैं ना, टेम्परेचर कम होने की वजह से क्या हुआ, ये जो गैस के क्लाउड्स बने हैं ना, इनका भी कंडेंसेशन स्टार्ट हुआ। ठीक है, ड्यू टू lowering of temperature and expansion of universe। एक्सपेंशन हो रहा है यूनिवर्स का और टेम्परेचर क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है। तो गैसियस क्लाउड्स आर fused together to form, ये आपस में फ्यूज होते हैं बेटा, क्या बनाने के लिए, फ्यूज टुगेदर, यहाँ पर लिखते हैं टू फॉर्म गैलेक्सीज। क्या बनाने के लिए भैया, गैलेक्सीज बनाने के लिए। ठीक है, अब गैलेक्सीज जिनको आप आकाशगंगा कहते हो, जिनको आप नेब्यूली कहते हो, ये सारी चीज़ें कैसे बनी बेटा, ये जो आपकी हीलियम और हाइड्रोजन गैस के क्लाउड्स हैं, इनका टेम्परेचर डाउन जब हुआ तो धीरे धीरे इनमें ग्रेविटेशनल पुल आया और ये क्या हुए, इन्होंने इकट्ठा होकर क्या बनाया, एक गैलेक्सी बनाया। क्या बनाया बेटा, इन्होंने गैलेक्सीज का फॉर्मेशन किया, एक गैलेक्सी नहीं कई सारी गैलेक्सीज का फॉर्मेशन किया। तो अब यूनिवर्स के अंदर इन गैसियस क्लाउड के इकट्ठा होने की वजह से क्या आ गई, गैलेक्सीज आ गई। आप इसका इतने का फटाक से स्क्रीनशॉट करें, देन इसको थोड़ा सा यहाँ रफ करके इन गैलेक्सीज को बनाने की कोशिश करते हैं, फिर हम लोग ये देखते हैं कि उन गैलेक्सीज में क्या क्या चीज़ें थी। तो फटाक से आप स्क्रीनशॉट करेंगे बेटा इसका। चल बेटा थोड़ा सा रफ करते हैं, ये नीचे की चीज़ें नहीं दिख रही हैं, इनको कहाँ लिख लेते हैं, इनको ऊपर लिख लेते हैं, थोड़ा सा इसको रफ करते हैं हम ना। थोड़ा सा रफ करते हैं बेटा। अब यहाँ पर क्या लिखते हैं, ड्यू टू लोअरिंग ऑफ टेम्परेचर एंड एक्सप्लोजन ऑफ यूनिवर्स, हाइड्रोजन एंड helium gaseous clouds are condensed। कंडेंस्ड का मतलब आप लिख सकते हो फ्यूज्ड। ये क्या हुए बेटा, फ्यूज्ड हुए विच रिजल्ट्स फॉर्मेशन ऑफ गैलेक्सीज, जिनके कारण क्या बनती हैं, गैलेक्सीज बनती हैं। अब आगे चलते हैं। अब गैलेक्सीज का फॉर्मेशन हुआ, यानी मेरे पास क्या था, अब मेरे पास क्या था, एक मेरा बड़ा सा यूनिवर्स था ऐसे, ये क्या है बेटा, यूनिवर्स है। अब इस यूनिवर्स में क्या है, इस यूनिवर्स में बहुत सारी गैलेक्सीज का फॉर्मेशन हो गया है। क्या है बेटा, बहुत सारे गैलेक्सीज का फॉर्मेशन हो गया है। ठीक है, ये क्या है, ये डिफरेंट गैलेक्सीज हैं। ठीक है, ये क्या है बेटा, ये क्या है, दे आर डिफरेंट गैलेक्सीज, जिनको हम आकाशगंगा कहते हैं। अब इन्हीं गैलेक्सीज में से एक गैलेक्सी ऐसी थी, ये क्या है बेटा, एक गैलेक्सी ऐसी थी जिसका हमने नाम रखा मिल्की वे गैलेक्सी। क्या रखा बेटा, मिल्की वे गैलेक्सी। अब ध्यान से सुनेंगे बेटा, ये यूनिवर्स है, इसमें बहुत सारी गैलेक्सीज हैं, एक गैलेक्सी ऐसी है जिसका नाम रखा हमने मिल्की वे गैलेक्सी। अब गैलेक्सीज में क्या होते हैं, देखो बेटा, गैलेक्सीज में सोलर सिस्टम्स बने, सोलर सिस्टम्स का मतलब सौर मंडल बने। ठीक है, अब गैलेक्सीज में क्या बनते हैं बेटा, गैलेक्सीज में बनते हैं क्या, गैलेक्सीज में बनते हैं सोलार सिस्टम। क्या बनते हैं बेटा, सोलर सिस्टम बनते हैं। तो एक गैलेक्सीज में कई सारे सोलर सिस्टम्स हो सकते हैं। ठीक है, तो क्या बने बेटा, सोलर सिस्टम्स बने। और सोलर सिस्टम में क्या होते हैं, सोलर सिस्टम में क्या होते हैं, स्टार होते हैं और क्या होते हैं बेटा, प्लैनेट होते हैं। क्या होते हैं बेटा, स्टार होता है और क्या होता है, प्लैनेट होता है।
अब उन्हीं प्लैनेट में से हमारा एक प्लैनेट है जिसको हम अर्थ कहते हैं, ठीक है। तो हमारा अर्थ कहाँ पर है? हमारा अर्थ एक सोलर सिस्टम का पार्ट है। वो सोलर सिस्टम किसका पार्ट है? वो सोलर सिस्टम मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है। यानी हम जिस सोलर सिस्टम में रहते हैं ना, वो सोलर सिस्टम किस में मौजूद है? तो वो मिल्की वे गैलेक्सी में है, ठीक है। और हमारी एक पड़ोसी गैलेक्सी है, उसको भी याद रखिएगा, उस पड़ोसी गैलेक्सी को एंड्रोमेडा कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है बेटा? एंड्रोमेडा। और साइंटिस्ट आज भी ये मानते हैं कि इस मिल्की वे, ये क्या है? ये तो मिल्की वे गैलेक्सी है और ये एंड्रोमेडा है। तो इनके बीच का गैप बढ़ रहा है, जिससे ये पता चल रहा है कि यूनिवर्स आज भी क्या कर रहा है बेटा? एक्सपैंड कर रहा है, ठीक है। तो ध्यान से सुनेंगे बेटा, ये मिल्की वे और एंड्रोमेडा के बीच का ये जो गैप है ना, ये बढ़ रहा है। तो साइंटिस्ट ये मानते हैं कि हाँ ठीक है, आज भी क्या कर रहा है? यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है। तो ध्यान से सुनेंगे बेटा, मिल्की वे में क्या था? एक सोलर सिस्टम है, ठीक है, जिसमें एक स्टार है और कुछ प्लैनेट्स हैं, और उनमें से एक प्लैनेट क्या है? अर्थ। अर्थ पर क्या है बेटा? एक लाइफ है, ठीक है। अब सवाल ये है, हमने तो ये देख लिया कि यूनिवर्स की ओरिजिन कैसे हुई। यहाँ से हमने देखा एक स्मॉल बॉल में कैसे थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ, फिर कैसे ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जैसा मटेरियल स्प्रेड हुआ, फिर उससे कैसे गैलेक्सीज का फॉर्मेशन हुआ, कैसे हाइड्रोजन और हीलियम के क्लाउड्स बने, फिर गैलेक्सीज बनी। इन सब का फॉर्मेशन किस तरीके से हुआ है वो हमने सीख लिया है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं बेटा जो आपकी एनसीईआरटी में दी हैं और वो हमें सीखनी और समझनी चाहिए। तो देखो क्या होता है बेटा, ये जो स्टार और प्लैनेट्स हैं, क्या ये पास पास होते हैं? नहीं होते बेटा, ये थोड़ा सा दूर दूर होते हैं। तो इनके बीच की कुछ डिस्टेंस भी होगी ना। तो स्टार, प्लैनेट्स, गैलेक्सीज, इन सब के बीच के जो डिस्टेंस है ना, देखो ये डिस्टेंस है, ये गैलेक्सी है, ये भी एक गैलेक्सी है, इसके बीच में कुछ डिस्टेंस होगी, कुछ दूरी होगी, ठीक है। स्टार होता है जैसे सन, और सन भी एक स्टार है, सन और प्लैनेट अर्थ के बीच की भी कुछ डिस्टेंस है, ठीक है। हमारे सोलर सिस्टम का जो सबसे बड़ा प्लैनेट है वो उस आपका जुपिटर है, उसके और सन के बीच के भी कुछ डिस्टेंस है। तो इन सारे डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं बेटा? इन सारे डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं स्टेलर डिस्टेंस। क्या कहते हैं बेटा? स्टेलर डिस्टेंस कहते हैं। एज पर एनसीईआरटी चल रहे हैं तो उसमें एक जगह मेंशन है बेटा स्टेलर डिस्टेंस। स्टेलर डिस्टेंस क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन गैलेक्सीज, प्लैनेट्स एंड स्टार्स इज कॉल्ड स्टेलर डिस्टेंस। क्या कहेंगे बेटा? उसको स्टेलर डिस्टेंस कहेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट करें, देन इसको रफ करके बेटा यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो चलो इसको रफ करते हैं बेटा। यहाँ पर क्या लिखते हैं बेटा? यहाँ पर लिखते हैं क्या? यहाँ पर लिखते हैं द डिस्टेंस बिटवीन स्टार, planet and the distance between star, planet and galaxies are called stellar distance, ठीक है। इसको क्या कहते हैं बेटा? स्टेलर डिस्टेंस कहते हैं। स्टेलर डिस्टेंस क्या है? गैलेक्सीज, स्टार्स और प्लैनेट्स के बीच की जो दूरी होती है ना, उसको हमने नाम दे दिया स्टेलर डिस्टेंस का, ठीक है। अब जैसे देखो इंडिया में क्या है बेटा, अगर आप दिल्ली से कलकत्ता के बीच की दूरी नापोगे ना, तो उसको आप किस में नापते हो बेटा? किलोमीटर्स में। आप ये कहते हो ना कि हाँ कलकत्ता से दिल्ली इतना किलोमीटर है, XYZ कुछ भी किलोमीटर आप ले लो, ठीक है। जैसे अभी प्रयागराज से अगर आप लखनऊ की बात करो, या फिर लखनऊ से आप कानपुर की बात करो, तो वो 100-150 किलोमीटर है, ठीक है। लखनऊ से प्रयागराज 200-250 किलोमीटर होगा, ठीक है। तो आप ऐसा समझो कि आप जो डिस्टेंस नाप रहे हो ना, वो किस में नाप रहे हो बेटा? किलोमीटर्स में। तो ये जो डिस्टेंस है ना, जो अभी हम किलोमीटर्स में देख रहे हैं, छोटी डिस्टेंस है बेटा। लेकिन जो प्लैनेट्स वगैरह के बीच की डिस्टेंस होती है ना, डिस्टेंस तो बहुत ज़्यादा होती है। तो ये स्टेलर डिस्टेंस क्या है? छोटी डिस्टेंस है? नहीं, ये क्या होगी बेटा? बहुत ज़्यादा होती है, यानी करोड़ों किलोमीटर्स में होती है, ठीक है। हज़ारों किलोमीटर, करोड़ों, लाखों किलोमीटर्स में होती है ये, ठीक है। तो इनको बेटा किस में नापते हैं बेटा? इनको हम लोग नापते हैं लाइट ईयर में। किस में नापते हैं बेटा? लाइट ईयर में। तो स्टेलर डिस्टेंस को किस में मापते हैं? स्टेलर डिस्टेंस को, यानी अगर दो गैलेक्सीज के बीच के डिस्टेंस को देख रहे हैं, यानी स्टेलर डिस्टेंस को देख रहे हैं, तो उसको हम किस में नापते हैं? उसको नापते हैं बेटा लाइट ईयर में। तो लाइट ईयर क्या है बेटा? लाइट ईयर एक यूनिट है, क्या नापने की? डिस्टेंस नापने की, ठीक है। कौन से डिस्टेंस? बड़ी डिस्टेंस। कौन से डिस्टेंस? स्टेलर डिस्टेंस, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे बेटा कि ये जो स्टेलर डिस्टेंस है, यानी स्टेलर डिस्टेंस इज मेजर्ड इन लाइट ईयर। किस में मेज़र की जाती है बेटा?
इसको मेज़र करते हैं लाइट ईयर में। अब सवाल ये है कि व्हाट इज़ लाइट ईयर, व्हाट इज़ लाइट ईयर। तो देखो, जो लाइट होती है वो एक ईयर में, जो धरती पर एक साल होता है ना, उसकी बात कर रहे हैं कि लाइट जो होती है ना 1 ईयर में जितनी डिस्टेंस तय करती है, एक लाइट एक ईयर में जितनी डिस्टेंस तय करती है ना, उसको ही हम क्या कहते हैं, उसको हम क्या कहेंगे बेटा, उसको हम कहेंगे 1 लाइट ईयर। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा बेटा, एक ईयर में लाइट वैक्यूम में जितनी डिस्टेंस कवर करती है उसी को हम क्या कहते हैं, लाइट ईयर कहते हैं। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन ईयर इन वैक्यूम, मतलब निर्वात में जितने डिस्टेंस कवर करेगी एक लाइट एक ईयर में, उसी को हम क्या कहेंगे, उसी को हम क्या कहेंगे बेटा, उसी को हम कहेंगे लाइट ईयर। तो व्हाट इज लाइट ईयर, तो यहां पर लिखते हैं बेटा द डिस्टेंस। तो यहां पर अगर लाइट ईयर की बात करें तो हम लोग डिफाइन कर रहे हैं किसको, लाइट ईयर को। तो ये क्या है बेटा, द डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट, द डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट in a year in vacuum is called 1 light year। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए बेटा, एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी है कि जब हम तारों को देखते हैं तो हम बहुत पास्ट टाइम में देख रहे होते हैं। व्हेन वी सी स्टार वी आर सीइंग इन लॉन्ग पास्ट टाइम बैक, ऐसा करके कुछ उसमें एक लाइन है, आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगी। ठीक है, तो देखो मतलब क्या है, मतलब ये है कि आज से मान लो मेरी उम्र 30 साल है, तो ठीक है, मेरी उम्र कितनी बेटा, 30 साल है। मेरे से एक तारा जो है, मुझे धरती पर एक तारा दिखाई दे रहा है जो इस धरती से लगभग 15 लाइट ईयर की दूरी पर है। ध्यान से सुनेंगे मैं क्या कह रहा हूँ। मेरी एज 30 ईयर है, ठीक है, मेरी एज कितनी है बेटा, 30 ईयर है। और मुझे अभी रात में मैं खड़ा होकर अगर इस आसमान में देखता हूँ तो मुझे एक स्टार दिख रहा है, और फिर जब मैं थोड़ा सा पता करवाता हूँ साइंटिस्ट वगैरह से कि भैया कितनी दूरी है इसकी, तो वो बताते हैं कि बेटा इसकी दूरी जो है वो 30 लाइट ईयर है। ठीक है, यानी वो 30 लाइट ईयर की दूरी पर है, सॉरी 15 लाइट ईयर की दूरी पर है, 30 नहीं, कितना है बेटा, 15 लाइट ईयर की दूरी पर है। तो इसका मतलब कि 15 लाइट ईयर की दूरी पर है, मतलब उस स्टार से इस अर्थ पर लाइट आने में कितने ईयर लगे हैं बेटा, 15 ईयर लगे हैं। कितने ईयर लगे हैं बेटा, 15 ईयर। अगर कोई चीज़, जैसे मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट है आपके यूनिवर्स में, कोई एक ऑब्जेक्ट है, मैं कह रहा हूँ कि वो 5 लाइट ईयर दूर है। कितना ईयर दूर है बेटा, 5 लाइट ईयर दूर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ से लाइट यहाँ तक आने में कितने ईयर लग रहे हैं, 5 ईयर लग रहे हैं, वो इतनी दूरी पर है। बात समझ आ रही है बेटा। तो मेरे पास मैं क्या कर, देखो अच्छा लाइट कैसे है, मैं, आप मुझे देख पा रहे हो, कैसे देख पा रहे हो, यहाँ से एक लाइट निकल रही होगी, वो इस कैमरे तक जा रही होगी जो आप सामने मुझे देख पा रहे होगे। ठीक है, जिसके थ्रू मुझे आप क्या कर रहे हो, देख पा रहे हो, कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है उसको और आप देख पा रहे हो। ठीक है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट को आप कब देख पाते हो, जब उससे लाइट निकलती है, आपकी आंखों तक पहुँचती है। तो ऐसे स्टार को मैं तब देख पाऊंगा ना जब उससे लाइट निकलेगी, मेरी आंखों तक पहुंचेगी। अगर वो स्टार मुझसे कितना दूर है बेटा, मुझसे अगर वो 15 लाइट ईयर की दूरी पर है, तो इसका मतलब वहां से जो लाइट निकली है ना, उसको मुझ तक, मेरी आंख तक आने के लिए कितने साल लगे होंगे, 15 साल लगे होंगे। यानी वो स्टार कब था, वो स्टार उस आसमान में कब रहा होगा, वो बेटा 15 साल पहले रहा होगा। वो लाइट 15 साल पहले निकली होगी, जिसको आज मेरी आंख तक पहुंचने के लिए कितने ईयर लग गए बेटा, 15 साल लग गए हैं। तो यानी जब मैं 15 ईयर का था ना, तब वो स्टार उस स्काई में था। आज पता नहीं वो स्टार है कि नहीं है, लेकिन ये तो नहीं पता, लेकिन वो जो जिसको मैं देख रहा हूँ ना बेटा, वो वहाँ से लाइट कब निकली है, 15 ईयर पहले निकली है। ठीक है, बात समझ आ रही है बेटा। अगर कोई ऑब्जेक्ट है, मेरे पास एक स्टार है, वो इस अर्थ से 5 लाइट ईयर दूर है। कितने ईयर दूर है बेटा, 5 लाइट ईयर। इसका मतलब कि मैं उसको जो देख पा रहा हूँ ना, उससे जो लाइट आ रही है ना, उसको मेरी आंख तक पहुँचने में, यानी इस अर्थ तक पहुँचने में कितना ईयर लगा है, 5 ईयर लगा है। तो यानी वो जो स्टार को देख रहा हूँ ना, असल में वो स्टार कब का है, 5 साल पहले का है, क्योंकि वहाँ से 5 साल पहले लाइट चली थी जो अब मेरी आंखों तक पहुँची है। यानी वो स्टार मुझे कब का दिखाई दे रहा है, वो 5 साल पहले का दिखाई दे रहा है। आज वो है कि नहीं है, ये बात मुझे नहीं पता। ठीक है, बात समझ रहे हो आप। आई होप आप चीज़ों को क्लैरिटी से समझ पा रहे होगे। मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ, आप किसी ऑब्जेक्ट को तब देख पाते हैं जब उससे निकली हुई लाइट आपकी आंखों तक पहुँचती है।
ठीक है। कोई एक ऑब्जेक्ट है वो धरती से 5 लाइट ईयर की दूरी पर है, कोई एक स्टार है धरती से 5 लाइट ईयर की दूरी पर है, ठीक है। तो बेटा उससे जो लाइट निकली होगी जो मेरी आंख तक पहुंचेगी, उसको उस वहां से निकलकर मेरी आंख तक पहुंचने में कितना ईयर लगा होगा? 5 ईयर। तो यानी जो मैं देख रहा हूं ना, असल में मैं कब देख रहा हूं इस स्टार को, वो 5 ईयर पहले का स्टार है जो मैं उसको देख रहा हूं, ठीक है। तुरंत उससे लाइट निकल के मेरी आंख तक नहीं पहुंच जाएगी, मैंने ऐसे आंख उठाई उसको देखा कि हाँ 1 सेकंड मेरी आंख तक पहुंच गया, ऐसा नहीं होता बेटा। अगर वो 5 लाइट ईयर की दूरी पर है तो वहां से लाइट निकलकर मेरी आंख तक पहुंचने में 5 ईयर का टाइम लगा होगा। तो नहीं, मैं जो स्टार को देख रहा हूँ ना, असल में वो स्टार 5 साल पुराना देख रहा हूँ मैं। खड़ा तो हूँ मैं 2024 में, लेकिन मैं उसको देख रहा हूँ वो 2019 का स्टार है। वो 2019 में वैसा था जैसा मुझे अभी 2024 में दिखाई दे रहा है, क्योंकि वहाँ से लाइट आने में यहाँ तक 2024 हो गया, यानी 5 साल लग गए हैं। बात आई समझ? ठीक है। तो बड़ी रोमांचक दुनिया है बेटा ये यूनिवर्स की। तो बेटा आज की क्लास में हमने क्या सीख लिया? हमने सीख लिया है ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स को। अच्छा, एनसीईआरटी एक बात और कहती है, उसको भी साइड में लिख लेते हैं। वो एक इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, वो एक इंपॉर्टेंट लाइन है। वो लाइन क्या है बेटा? इसको थोड़ा सा रफ करते हैं, क्योंकि इसका स्क्रीनशॉट आप ऑलरेडी कर चुके होंगे, ठीक है बेटा। तो इसको रफ करते हैं। तो वो लाइन क्या है बेटा कि ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स कब हुआ, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कब हुई थी, ये जो बिग बैंग थ्योरी हुई थी, ये बिग बैंग कब हुआ था? तो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स हुआ है 20 बिलियन ईयर एगो। कब हुआ है बेटा? 20 बिलियन ईयर एगो, यानी 20 बिलियन ईयर एगो। अब फिर बात करते हैं बेटा ओरिजिन ऑफ अर्थ की। देखो प्लैनेट्स भी बने हैं, यूनिवर्स बना, फिर गैलेक्सीज बनी, फिर सोलर सिस्टम बने, फिर क्या बना? स्टार एंड प्लैनेट्स बना, फिर अर्थ का भी फॉर्मेशन हुआ होगा। तो फॉर्मेशन ऑफ अर्थ कब हुआ है बेटा? फॉर्मेशन ऑफ अर्थ 4.5 बिलियन ईयर एगो। बात समझ आई बेटा? तो ये डेटा है किसका? एनसीईआरटी का। हम लोग चलते हैं बेटा अब आगे, और हम लोग देखेंगे अब कुछ नए कॉन्सेप्ट्स को। हम लोग देखेंगे बेटा ओरिजिन ऑफ अर्थ को। किसको देखने वाले हैं बेटा? हम लोग देखने वाले हैं ओरिजिन ऑफ अर्थ को। और ओरिजिन ऑफ अर्थ में हम लोग ये देखेंगे कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। पहले हम लोग देखेंगे ओरिजिन ऑफ अर्थ, इस अर्थ का फॉर्मेशन कैसे हुआ, फिर इस अर्थ पर लाइफ का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, ठीक है। तो ओरिजिन ऑफ अर्थ तो यहाँ पर थोड़ा सा समझ आ गया है, ठीक है। तो ओरिजिन ऑफ अर्थ तो बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है नहीं। सोचने की ज़रूरत क्या है? सोचने की ज़रूरत ये है कि इस अर्थ पर ये लाइफ कैसे आई, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा? नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है बेटा लाइफ, ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। तो आप उस टॉपिक के लिए मिलिए हमारे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए इस चैप्टर के नोट्स वगैरह आप अच्छे से प्रिपेयर करिए, ठीक है। और मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में एक अच्छी एनर्जी और एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और अच्छे से पढ़ाई करिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, ठीक है। बाय।